हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट है, इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले। इकोनॉमिक्स का ये लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो तो हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह है, ठीक है ना। मतलब उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, प्रैक्टिकल पोर्शन ग्राफ्स, डायग्राम और सम्स समझने वाला जो पोर्शन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा है। इसलिए आप लोग देखे होंगे नेशनल इनकम, सिंपल केनीजियन सिस्टम, ये सब थोड़ा टफ टॉपिक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कंपैरेटिवली वो दोनों से थोड़ा इजी है, लेकिन ये जो 20 मार्क्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज टफ, ठीक है ना। और सेकंड पोर्शन जो है पार्ट बी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज इजी, वो इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। आज हम आप लोग को बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा पढ़ाएंगे और नेक्स्ट क्लास में एक्सचेंज रेट को समझाएंगे। अभी हम ये टॉपिक को 2 मिनट में शॉर्ट में समराइज कर दे रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है। अभी जो वर्ल्ड है ये ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी हो गई है। क्या मतलब है सर ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का? हर कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट वर्ल्ड में सब कंट्री का इंपैक्ट, इकोनॉमिकल इंपैक्ट दूसरे के ऊपर पड़ता है। जैसे कि देखिए, वॉर हुआ ईरान और इजराइल में। अब इसका इंडिया से तो डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इंडिया का भी ट्रेड में इंपैक्ट पड़ा इसके वजह से। वॉर हो रहा है रशिया और यूक्रेन में, इंडिया का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इंडियन इकोनॉमी में भी इसका जो इंपैक्ट है वो देखने को मिला। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया ग्लोबलाइज्ड कंट्री है ना, एक दूसरे के साथ आपस में क्या कर रहे हैं हम लोग? ट्रेड कर रहे हैं। तो जब हम लोग एक दूसरे के साथ आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो ये सब चीज तो देखने को मिलेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? अच्छा, नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करता है, या इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ट्रेड सिर्फ नहीं, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी इन्वॉल्व है जिसमें, वहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा। एक क्लोज्ड इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं आएगा। अगर कोई कंट्री है जो दूसरे कंट्री के साथ कुछ लेना देना उसको है ही नहीं, ना यहां से कोई सामान वहां जा रहा, ना वहां से कोई सामान यहां आ रहा, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनेगा ही नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ओपन इकोनॉमी का बनता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ओपन इकोनॉमी का बनता है। समझ में आ रहा है? तो देखिए, ध्यान से समझिए बात को, इसको ध्यान से समझिए। इंडिया से टोटल, फॉर एग्जाम्पल, $100 बिलियन यूएसए गया। इंडिया से टोटल $100 बिलियन यूएसए गया। यूएसए से टोटल $150 बिलियन इंडिया आया। अब किस रीजन की वजह से आया, किस रीजन की वजह से गया, वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। शॉर्ट में समझ लिए, एक साल में अकाउंटिंग ईयर 2000 फॉर एग्जाम्पल 25-26 में यूएस से इंडिया में $150 बिलियन आया। इंडिया से यूएस में $100 बिलियन गया। समझ में आ रहा है? तो अगर नेट देखा जाए तो अमेरिका से, यूएस से हम लोग का $50 बिलियन ज्यादा आया है। क्या बोलते हैं? $50 बिलियन यूएस से ज्यादा आया। तो हम बोलेंगे यूएस के साथ जो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस है, पॉजिटिव है। हम लोग के यहां से $100 बिलियन गया, वहां से $150 बिलियन आ गया, तो $50 बिलियन सरप्लस है इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट विथ यूएस। चाइना के साथ ले लेते हैं। चाइना से इंडिया आया फॉर एग्जाम्पल $50 बिलियन, और इंडिया से चाइना गया $200 बिलियन। ऐसे ही होता है बाबू, हम लोग चाइना के साथ बहुत डेफिशिएंट में रहते। तो इंडिया चाइना को एक पर्टिकुलर ईयर में $200 बिलियन पे किया, ठीक है। और चाइना से इंडिया में इनफ्लो हुआ है $50 बिलियन। कितना हुआ है? $50 बिलियन। तो सर यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे ये हुआ है कि इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट चाइना के साथ डेफिशिएट है
$50 बिलियन। तो जहां यूएस के साथ हम लोग का पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है, चाइना के साथ नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है जो इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ऑफ मनी दो कंट्री के बीच में रिकॉर्ड करता है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में। अगर आपका इनफ्लो ज्यादा है, आ रहा ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो उस कंट्री के साथ आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में रहेगा। आपका आउटफ्लो ज्यादा है, उस कंट्री से इनफ्लो कम है, उस कंट्री के साथ आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट में रहेगा। और अगर इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों बराबर है तो हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट उस कंट्री के साथ। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हुआ? तो देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हम आप लोग को समझाते हैं। कॉपी निकाल के रखना, इसको आप लोग को कॉपी करना है, ठीक? शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं BOP। लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे क्रेडिट्स। क्रेडिट्स मतलब जो अपने कंट्री में आ रहा है, डेबिट्स जो अपने कंट्री से बाहर जा रहा है। आता क्यों है? एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, दैट इज गुड्स। आप कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किए, हम लोग यूएस में फॉर एग्जांपल बासमती राइस बेच रहे हैं, तो जब भाई एक्सपोर्ट करेंगे वहां से पैसा आएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, ठीक है ना, टेंजिबल गुड्स, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो बेच रहे हैं, वहां से पैसा आ रहा है, उसको बोलेंगे क्रेडिट्स। पैसा आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जाता कब है? इसी का ऑपोजिट ले लीजिए आप। इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, दैट इज गुड्स। अगर आप दूसरे कंट्री से कुछ मंगवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यूएस हम लोगों को लैपटॉप्स, मोबाइल फोन सप्लाई कर रहा है, तो वहां से मोबाइल फोन हम लोग मंगवा रहे हैं, तो इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को, तो इंडिया से पैसा जाएगा ना वहां, तो इसको बोलेंगे इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा आता है, क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ। इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा जाता है, तो उसको डेबिट में रिकॉर्ड कर दिए। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम भी तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस को हम लोग सर्विसेज देते हैं। जितना बैक ऑफिस है यूएस का, जितना बीपीओज है, जो लीगल वाला, इलीगल वाला का बात नहीं कर रहे हम, स्कैम कॉल सेंटर वाला, जो लीगल बीपीओज है, जैसे कि बहुत बड़ा कंपनी है कोई, वहाँ का इंश्योरेंस कंपनी है, उसका कस्टमर केयर बैक ऑफिस हम लोग का इंडिया है। क्यों? क्योंकि सस्ता पड़ता है। वहाँ पर ऑफिस सेटअप करना, वहाँ पे हायर करना इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को महंगा पड़ता है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में सस्ता में हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज। तो भाई जब हम एक्सपोर्ट करेंगे सर्विसेज,
पैसा मिलेगा ना, पैसा आएगा। जैसे गुड्स बेचते हैं तो पैसा था, सर्विसेज भी तो देंगे, पैसा आएगा ना। उसी तरह इंपोर्ट अगर करते हैं, इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, दैट इज सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, वहां से अगर कुछ हम सर्विसेज इंपोर्ट करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल वहां का कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, टेक्निकल कंसल्टेंट है, आईटी कंसल्टेंट है, इंडियन कंपनी उसको हायर करा कि भाई तुम हम लोग को गाइड करो, सर्विसेज दो, तो बदले में पे किया जाएगा ना उन लोगों को। तो ये हो गया इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, हम सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं और बदले में उन लोगों को पे कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा है, ये दो रीजन, तो दो बहुत बेसिक रीजन है कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे, पैसा आएगा क्रेडिट, गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करेंगे, पैसा जाएगा डेबिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। और इसके अलावा क्या क्या है देखिए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग नंबर 3, यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीव्ड। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है हम बताते हैं अभी। यूनिलैटरल ट्रांसफर या पेमेंट्स रिसीव्ड। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब होता है ऐसा पेमेंट जिसके बदले में आप कुछ बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग देखिए यार, श्रीलंका का इकोनॉमिक कोलैप्स होने वाला है, डूब जाएगा, श्रीलंका बर्बाद हो जाएगा। मोदी जी क्या किए, $2 बिलियन दे दिए, लो $2 बिलियन। तो बदले में श्रीलंका में लोगों को कुछ दिया थोड़ी। यार परफेक्ट एग्जांपल इसका पाकिस्तान है। देखो जब तब डूबने लगता है, जाता है, जाके भीख मांगने लगता है, यहाँ वहाँ से चला गया यूएस के पास। अभी देखिए यूएस का दोस्ती बहुत बड़ा हुआ है पाकिस्तान से, क्यों, दिया होगा कुछ भीख। तो फिर इससे क्या हो रहा है, यूनिलैटरल ट्रांसफर वो लोग को मिला, बदले में क्या किया उन लोग, पाकिस्तानी कुछ सर्विसेज दिया यूएस को, कुछ नहीं दिया, फ्री का पैसा मिल गया, चाइना से फ्री का पैसा मिल जा रहा है उन लोगों को, है ना, मिडिल ईस्ट से फ्री का ज़कात मिल जा रहा है उन लोगों को। तो ये सब जो पेमेंट मिल रहा है कंट्री को, ये हो गया यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। समझ में आ रहा है। और यूएस, चाइना और मिडिल ईस्ट भी जो पे कर रहा है उन लोग के लिए है ये यूनिलैटरल ट्रांसफर्स मेड। तो अगर आप मिल रहा है आपको फंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, तो क्रेडिट में, अगर आप पे कर रहे हैं तो वो डेबिट में। अब क्या क्या रहेगा यूनिलैटरल ट्रांसफर में, एग्जाम्पल गिफ्ट्स। अब भीख बोल के तो नहीं देते है ना, बोलते हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं, या क्या बोलेगा, फंड्स दे रहे हैं, स्कॉलरशिप्स, फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, या बोलेगा डेवलपमेंट के लिए ऐसे दे रहे हैं फंड। तो ये हो गया यूनिलैटरल ट्रांसफर्स रिसीव्ड। उसी तरह मेड,
यूनिलैटरल ट्रांसफर्स मेड, मतलब अगर आप पे कर रहे हो किसी को, जैसे कि आप कोई गिफ्ट दे रहे हो कोई दूसरे कंट्री को, फंड्स दे रहे हो, ठीक है ना, स्कॉलरशिप्स दे रहे हो, स्टूडेंट लोग होता है ना भाई फॉरेन स्कॉलरशिप दे रहा है, स्कॉलरशिप्स टू फॉरेन कंट्रीज। अपने कंट्री में अगर स्कॉलरशिप दे रहे हो तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं आएगा। आप लोग को मिलता होगा ना बहुत कोई को स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप, एकाश्री, कन्याश्री, ये सब जो यूनिलैटरल पेमेंट्स हैं, ठीक है, अपने कंट्री के लोगों को दे रहे हो तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो यूनिलैटरल ट्रांसफर आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब होता है ऐसा पेमेंट जिसके बदले में डायरेक्ट बेनिफिट आपसे कोई नहीं ले रहा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसको होता है जैसे कि हम लोग का वेस्ट बंगाल में लक्ष्मी भंडार बहुत पॉपुलर है, सीएम जो है ममता बनर्जी वो सबको जो 1000 रुपये जो लेडी है उन लोग को दे रही, विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ये सब यूनिलैटरल ट्रांसफर है। भाई आपको जो लक्ष्मी भंडार का 1000 रुपये मिल रहा है, आप गवर्नमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? ऐसे तो ये तुमको बोला जा रहा है 2 दिन मजदूरी करो, नहीं, फ्री में मिल रहा है। स्कॉलरशिप आप लोगों को मिल रहा है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप, ठीक है, फिर तुम्हारा WBMDFC की तरफ से स्कॉलरशिप, तो ये सब यूनिलैटरल पेमेंट्स है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स है, जिसके बदले में आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो ये जब गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को देते हैं, उसी तरह एक कंट्री दूसरे कंट्री को भी देता है। क्यों? रिलेशन अच्छा करने के लिए। समझ में आ रहा है? श्रीलंका डूब रहा था, अब देखो, अब कोई बोल सकता है भाई $2 बिलियन, मतलब लगभग 18 से लेके 20,000 करोड़ रुपए आप फ्री में दे दिए श्रीलंका को। हम लोग का कंट्री में कितना दुख है, तकलीफ है, इसमें बट तो भाई फॉरेन रिलेशन भी कोई चीज़ होता है, देखिए ना। अगर श्रीलंका को हम लोग नहीं देते, चाइना दे देता, चाइना देता, चाइना से उसका रिलेशनशिप बढ़ जाता, बगल में आके बैठ जाता, कंट्री का डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो जाता ना। हम लोग अफगानिस्तान को इतना हम लोग हेल्प करते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर। अफगानिस्तान को उन लोग का क्रिकेट टीम में बहुत बड़ा रोल है। हम लोग यहाँ से अजय जडेजा गया, जाके फ्री में सिखा के आया। BCCI बहुत हेल्प करता है। क्यों? रिलेशनशिप अच्छा हो, क्योंकि देखो एक तरफ तो पाकिस्तान, दूसरा तरफ चाइना, ये लोग से हम लोग का रिलेशनशिप अच्छा है नहीं। अफगानिस्तान चाइना के जस्ट ऑपोजिट में, अफगानिस्तान से रिलेशन अच्छा रहे, सॉरी पाकिस्तान के जस्ट भी साइड में ही है, मैप आप लोग देखे ही होंगे। तो अगर हम लोग का अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा है, पाकिस्तान को हम लोग काउंटर कर सकते हैं। पाकिस्तान कुछ यहाँ से करेगा, हम लोग वहाँ से बॉर्डर से बालूचिस्तान में उन लोग का अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है आदमी। तो ये सब क्या, जब पढ़ोगे, न्यूज़ देखोगे, टिकटॉक छोड़कर इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने लगोगे, तो ये सब में बहुत अच्छा काम आएगा। इकोनॉमी को फॉरेन पॉलिसी के साथ जोड़कर देखना पड़ता है, इकोनॉमी को ना फॉरेन रिलेशन के साथ जोड़कर देखना पड़ता है। अभी देखो US सबके ऊपर टैरिफ अनाउंस कर रहे हैं, अब उसको लग रहा है बहुत मज़ा है, बहुत अच्छा है। भाई उससे रिलेशनशिप, US का जो सपोर्ट है अलग अलग कंट्रीज में, ये घटने लगेगा, फॉरेन रिलेशंस खराब हो जाएगा। देखिए, तो समझ में आ गया यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर। कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर, अब कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्री से लोन मिला तो पैसा आया, तो इनफ्लो हुआ कैपिटल अकाउंट, लेकिन हाँ लाइबिलिटी क्रिएट होगी। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, या फिर सेल ऑफ एसेट टू फॉरेन कंट्रीज। अब देखो
कैपिटल अकाउंट में आपको फॉरेन कंट्री से लोन मिल रहा है, आप फॉरेन कंट्री को पहले लोन दिए थे, अभी वो रीपेमेंट कर रहा है, रीपेमेंट आ रहा है, या फिर आप कोई कंट्री का एसेट कोई फॉरेन कंट्री को बेच दे रहे हैं। ये सब रीजन की वजह से जब कंट्री में पैसा आता है, इसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर। ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट है, बट ये कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर्स में ये होता है, जब कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर्स के थ्रू पैसा आता है तो या तो एक कोई लाइबिलिटी क्रिएट होगा या एसेट डिक्रीज होगा, या तो लाइबिलिटी बढ़ता है या एसेट घटता है। आप लोन लोगे, पैसा तो आया, लाइबिलिटी बढ़ गया, रीपेमेंट ऑफ लोन, बाहर आप लोन दिए हुए वो आपको रीपेमेंट कर रहा है, पैसा आया, लेकिन वो जो एसेट था, आप कहीं कोई कंट्री को लोन दिए हो तो आपके लिए तो वो एसेट है ना, वो एसेट कम होने लग गया। आप कोई फॉर एग्जांपल इंडिया कोई पोर्ट बेच दिया फॉर एग्जांपल दुबई को, तो पैसा तो दिया दुबई, लेकिन मेरा एक एसेट कम हो गया कंट्री का। तो जब पैसा इनफ्लो आने की वजह से लाइबिलिटीज बढ़ जाता है या एसेट डिक्रीज हो जाता है, उस ट्रांसफर को बोला जाता है कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर, ठीक है। ये टॉपिक खत्म करने में हमको 3-4 क्लासेस लगेगा। देखो हम आहिस्ते आहिस्ते, ये वाला बुक में बना हुआ नहीं है, इसीलिए देखो अभी तक हम बुक को स्टार्ट भी नहीं किया पढ़ाना, क्योंकि अभी 1-2 क्लास तो हमको बिना बुक का ही पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद बुक में आएंगे, तब आप लोग को डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ टॉपिक्स एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए नंबर 4, अब इसी को ऑपोजिट, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर्स। एग्जाम्पल, लोन टू फॉरेन कंट्रीज, हम लोग लोन दे रहे हैं फॉरेन कंट्रीज को, एसेट क्रिएट हो गया सर, लेकिन पैसा गया है। दूसरा सर, रीपेमेंट ऑफ लोन टू फॉरेन कंट्रीज, हम लोग लोन लिए थे, हम लोग लोन लिए थे, अब उसको रीपे कर रहे, तो रीपे कर रहे, पैसा जा रहा है, लाइबिलिटीज लेकिन कम हो जा रहा है। एंड परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, हम लोग फॉरेन कंट्रीज का कोई एसेट को परचेज कर ले रहे हैं, तो भी पैसा अपने पास से जा रहा है, लेकिन एसेट क्रिएट हो जा रहा है। क्लियर हुआ, एसेट क्रिएट हो जा रहा है, समझ में आया। क्लियर हुआ पॉइंट, कोई दिक्कत? तो ये 4 रीजन है, इसको आप लोग एकदम अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ठीक है ना। अब इसी से 2-3 चीज और आप लोग को सीखना पड़ेगा। यहां से अब हम आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स सब समझा देंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं, तो होपफुली इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर क्रेडिट बड़ा है डेबिट छोटा है, मतलब पैसा आया ज्यादा है गया कम है, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो 3 तरह का होता है। नंबर 1 सरप्लस बीओपी, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होगा? क्रेडिट्स ग्रेटर देन डेबिट। दूसरा डेफिशिट बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होगा? जब डेबिट साइड बड़ा है क्रेडिट से। तीसरा इक्विलिब्रियम
बैलेंस ऑफ पेमेंट जब डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है, जब डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है। तो 3 तरह का बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो अभी हम ये बताइए ही नहीं कि क्या रीज़न है, क्रेडिट बढ़ने से क्या होगा, डेबिट बढ़ने से क्या होगा, क्या, ये अभी उतना डिटेल में हम लोग नहीं गए। अभी हम सिंपल आप लोग को एकदम एक्सप्लेन किए, ठीक है ना। अभी बैलेंस ऑफ ट्रेड में आएंगे और भी इसमें आएंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, होपफुली भाई यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। बहुत देखो इकोनॉमिक्स आदमी ना उसको ऑप्शनल में रख देता है, अकाउंट से ज़्यादा मुश्किल है इकोनॉमिक्स को समझना, समझाना और पढ़ना। अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता समझाने में या समझने में, वर्ड से हो जाता है समझे। इकोनॉमिक्स ज़्यादा टफ है, और इकोनॉमिक्स को हम लोग अरे ठीक है करेंगे ना, मेन तो अकाउंट्स है, अकाउंट्स कॉस्ट टैक्स देख लो वो सही है भाई। इको इज़ मोर टफ देन अकाउंटेंसी, और उसको हम लोग एंड के लिए सोचते हैं। इस वजह से इकोनॉमिक्स में देख लो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स में अच्छा मार्क्स क्यों नहीं आते। इकोनॉमिक्स को बहुत टाइम चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब सिलेबस है, इसका सब्जेक्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं है आप लोगों को। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट 3 चीज से बना हुआ रहता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आएगा देखो, ये है ना पूरा फॉर्मेट। बैलेंस ऑफ ट्रेड में बस ये आ जाएगा जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इतना तक 1। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल गुड्स। तो अगर आप सिर्फ इसको कंसीडर कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ नंबर 1 को कंसिडर करें, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल गुड्स आएगा, कि जो एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं विजिबल गुड्स और जो इंपोर्ट कर रहे हैं विजिबल गुड्स, उसका 1 साल का जो बैलेंस है वो हो जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। यही देखिए बुक में दिया हुआ है। The balance of trade can be defined as the difference between the value of country's exports and the value of its import of tangible items. Tangible item मतलब visible goods, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो या इंडस्ट्रियल हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1 ईयर में। अभी हम आपको बिना बताए अगर वो वाला फॉर्मेट बनाए, बिना ये वाला लाइन को अगर हम पढ़ाना आपको स्टार्ट कर देते और बोलते हाँ बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये समझ में सर को ऊपर से चला जाता, समझ में नहीं आता। इसी वजह से स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बना कर दिखाए। समझ में आ रहा है? तो इसमें एक्सपोर्ट ऑफ टेंजिबल आइटम, इंपोर्ट ऑफ टेंजिबल आइटम, और फिर नेट एक्सपोर्ट्स निकलेगा। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट, ये सब अभी हम एक्सप्लेन कर दे रहे। देखिए अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा है, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, और एक्सपोर्ट कम है, तो डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। और दोनों बराबर है तो इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। समझ में आ गया? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब डिफरेंस बिटवीन, एक तो आप लोग क्या करिएगा ना, आप लोग एक तो अलग से फॉर्मेट बनाइए, ऐसे ही हेडिंग दीजिए बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT, क्रेडिट्स डेबिट, और नंबर वन लिख दीजिए। उसके बाद टोटल कर दीजिए और ये लिख दीजिए सरप्लस BOT, डेफिसिट BOT, इक्विलिब्रियम BOT, और इसको कॉपी कर दीजिए, खत्म। समझ में आ गया? बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। नेक्स्ट आते हैं बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT हो गया। अब बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट,
अब बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट में क्या आएगा, देखो बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट में आपका आने वाला है पहला 3, 1 2 3, बस इतना। बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट में आएगा एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम, exports and imports of visible item, exports and imports of invisible item, unilateral transfer received and made, ये 3 चीज आ जाएगा बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट में, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, हेडिंग दीजिए बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट और ये इसको कॉपी करके यहाँ पे टोटल कर दीजिए और सरप्लस बैलेंस का करेंट अकाउंट, डेफिसिट और इक्विलिब्रियम सेम। अगर क्रेडिट बढ़ा है तो सरप्लस, डेबिट बढ़ा है तो डेफिसिट, दोनों बराबर है तो इक्विलिब्रियम। तो जब हम लोग करेंट अकाउंट बैलेंस निकालते हैं उसमें एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल और इनविजिबल आइटम्स भी आता है और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी आएगा। क्लियर हो गया, इसको आप लोग को कॉपी कर लेना है इसे। लास्ट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, जिसको भी नहीं समझ में आएगा ये टॉपिक में, ये तो यूट्यूब में अवेलेबल रहेगा, पहला क्लासेस यूट्यूब में पूरा अवेलेबल रहता है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर अबाउट में दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम लिख दे रहे हैं 8334835908, हमसे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और ये देखो कोई बुक से हम एक्सप्लेन नहीं करे, अपने से ही बनाकर आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं और हम लोग का पेड बैच में इनरोल हो गया ताकि ये पूरा वीडियोस इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी मतलब कोई भी सब्जेक्ट्स कॉमर्स से रिलेटेड आप लोग को सिर्फ क्रैश कोर्स हम लोग का लॉन्च हुआ है। इससे पहले देखिएगा एक वीडियो है हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस इन लेस देन 30 डेज, जहाँ पे आप सिर्फ 2 से 3 हफ्ता में अगर थोड़ा मेहनत करिएगा 2 हफ्ता में आपका पूरा सिलेबस स्टार्टिंग से कंप्लीट हो जाएगा। और वो कोई क्रैश कोर्स टाइप में नहीं है, पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड आप लोग को दे दिया जाएगा। और अगर कोई एक सब्जेक्ट का करना है वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 1499 रुपीज़ और एक सब्जेक्ट के लिए 499 रुपीज़। इसमें पूरा आप लोग को सिलेबस, नोट्स, मॉक टेस्ट सब मिल जाएगा, ठीक है। और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये वाला वीडियो। पहला टॉपिक पूरा प्लेलिस्ट बना के अच्छे से ये कर दिए। आप लोग इससे अगर आज के क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट हो व्हाट्सएप से हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसे भी कोई भी क्वेरीज सेमेस्टर 3 एग्जाम से रिलेटेड हो देन डू आस्क मी, अगर हमसे जितना हो पाएगा हम आप लोग को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल ट्रांसफर आएगा, मतलब सिर्फ नंबर 4 देख रहे हो। मतलब आप लोग हेडिंग लिखोगे बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट रुपीज, डेबिट रुपीज और ये दोनों उतार देने बस। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर में जैसे हम आप लोग को पहले ही एक्सप्लेन किए, इसमें या तो एसेट और लायबिलिटीज बढ़ता और घटता है। कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर रिसीव्ड, क्रेडिट साइड में अगर रिकॉर्ड हो रहा है पैसा मिल रहा है कैपिटल अकाउंट के थ्रू, तो या तो लायबिलिटीज बढ़ रहा है या एसेट घट रहा है। या तो तुम लोन ले रहे हो तो लायबिलिटीज बढ़ रहा है, या तो तुम एसेट सेल कर रहे हो तो एसेट्स घट रहा है, पैसा आ रहा है लेकिन एसेट्स घट जा रहे हैं। और कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर्स मेड टू अदर कंट्रीज, अगर हम पे कर रहे हैं तो इसमें भी सेम, या तो एसेट बढ़ रहा है या लायबिलिटीज घट रहा है। हम लोन दिए कोई दूसरे कंट्री को, मेरा एसेट बढ़ गया ना, लोन दिए हम कोई दूसरा कंट्री का एसेट खरीद लिया तो मेरा एसेट बढ़ गया ना। हम लोन लिए थे किसी से, अब पे कर रहे हैं उस कंट्री को, तो पैसा जा रहा है लेकिन लायबिलिटीज घट रहा है ना, तो इसको लिखना है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ये दोनों, और सरप्लस, डेफिसिट और इक्विलिब्रियम का रूल सेम है, क्रेडिट्स और डेबिट्स वाला। अच्छा, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, तीनों को ऐड करेंगे तब बनेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। लोग टीचर क्या करते हैं ना, पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सप्लेन किया, फिर बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एक्सप्लेन किया, फिर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एक्सप्लेन किया, फिर बोला तीनों का सम टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट है। वो भी एक अच्छा तरीके से समझाने का। हमको ये वाला ज्यादा बेटर लगता है कि हम पहले पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट समझाते हैं, उसके बाद ब्रेक कर करके भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इसमें से क्या क्या है, और बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या है। क्लियर हो गया पॉइंट? होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई कोई बुक में अलग से बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी दिखाया होगा, तो उसमें क्या करना है, बस यूनिलैटरल ट्रांसफर का डिफरेंस, ठीक है ना। बट ये तीन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेड, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। क्लियर पॉइंट? होपफुली आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये मेरा पहला क्लास था बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। 3 क्लासेस और आने वाला है तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बस वो 3 क्लास यूट्यूब में नहीं रहेगा, आप लोग हम लोग का पेड बैच ज्वाइन करिए। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 35-40 डेज बचा है, अपना हम लोग के साथ जर्नी को कंप्लीट करिए। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। तो हम लोग आज बैलेंस ऑफ ट्रेड सीखे हैं, ठीक है ना।
बैलेंस ऑफ पेमेंट तो कराई ही है, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट किए है ना, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट किए, ये सब है बुक में, आप लोग गो थ्रू करिएगा, रीड करिएगा, एकदम समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। अब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे क्या रीज़न है ट्रेड डेफिसिट का, ट्रेड डेफिसिट को कैसे इंप्रूव किया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डेफिसिट है तो क्यों डेफिसिट है, डेफिसिट का रीज़न क्या क्या है, डेफिसिट ठीक कैसा होगा, ये सब अभी हम लोग करेंगे। इसलिए बोले 3-4 क्लास लगेगा। ठीक है, चलिए क्लास को हम लोग यहीं पे अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं, ऐड कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर में ना एफडीआई भी आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर मेरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो ये भी कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। और अगर हम लोग के कंट्री से कोई दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो क्रेडिट डेबिट साइड में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट का। मतलब पैसा आया है ना, कोई बड़ा कंपनी यूएस का इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा क्रेडिट में कि पैसा आया। अब मान लो यहाँ का अंबानी, टाटा, बिरला ये लोग कोई दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये अपने कंट्री से कैपिटल गया है वहाँ पे, तो वो कैपिटल अकाउंट का कंट्री का डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अलग अलग कंट्री के साथ अलग अलग ये सब बनता है, जैसे कि दुबई के साथ अलग होगा, यूएस के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट अलग बनेगा, चाइना के साथ अलग बनेगा। ठीक है ना, तो अलग अलग कंट्री के साथ अलग अलग बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्रिपेयर होता है। ठीक है, और फिर ओवरऑल भी देखा जाता है कि कंट्री का ओवरऑल कैसे करके हो रहा है। ठीक है, तो चलिए एक क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं ऑफ। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपना दोस्त लोग के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।